एक बार महारानी के भाई ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। जब सम्राट को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बहनोई को राजधानी छोड़ने और फिर कभी वापस न आने का आदेश दिया। हालांकि रानी का भाई, जो एक दरबारी भी था, महल छोड़ना नहीं चाहता था। उसे शाही जीवन के सभी सुख कहाँ मिलते। रानी की सिफारिश पर उसे दरबारी नियुक्त किया गया था। अब जब वह दोषी पाया गया तो सम्राट उससे नाराज था। वह अपनी बहन रानी के पास गया और उससे अनुरोध किया कि वह सम्राट के पास जाए और उससे अपने आदेश वापस लेने का अनुरोध करे। रानी दुखी थी क्योंकि उसके भाई ने एक ओमान के साथ दुर्व्यवहार किया था। अकबर महिलाओं का बहुत सम्मान करता था। वह कभी बर्दाश्त नहीं करता था, किसी महिला का अपमान करने वाले को भी नहीं। लेकिन रानी ने अपने भाई की खातिर सम्राट के पास जाने का फैसला किया। रानी ने सम्राट से दया की गुहार लगाने के बजाय उनसे बहस करते हुए कहा कि उनका भाई एक शाही परिवार से है और इसलिए उसे अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का पूरा अधिकार है और इसे अनदेखा किया जाना चाहिए। रानी ने मांग की कि उसके भाई को महल में दरबारी के रूप में बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन बादशाह ऐसी दलीलों के आगे झुकने को तैयार नहीं था। उसने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसके विपरीत एक शाही व्यक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक अनुशासित होना चाहिए। अब तुमने भी अपनी अनुचित मांग और अशिष्ट व्यवहार से मुझे नाराज कर दिया है। तुम्हें भी 2 दिन के भीतर यह महल छोड़ना होगा। चूंकि तुम मेरी रानी हो, इसलिए मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि तुम इस महल से अपनी पसंद की कोई भी कीमती चीज अपने साथ ले जाओ। रानी आंखों में आंसू लिए सम्राट के कमरे से बाहर आई। क्या हुआ, बहन? उसके भाई ने पूछा। रानी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सम्राट के पास गई थी और उनसे कहा था कि एक शाही व्यक्ति को शरारती और घमंडी बनने का अधिकार है। यह सुनकर सम्राट मुझ पर भी क्रोधित हो गए और मुझे 24 घंटे के भीतर महल छोड़ने का आदेश दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। रानी रोने लगी। केवल बीरबल ही आपकी सहायता कर सकते हैं, महाराज, एक दासी ने सुझाव दिया। नहीं, रानी के भाई ने चिल्लाकर कहा, मुझे बीरबल पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि बादशाह को उससे इतना लगाव क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि बीरबल का नाम सुझाना सही है। इस समय दुनिया में वही एकमात्र है जो इस बुरे समय में हमारी मदद कर सकता है। उसकी मदद लेना उचित है, रानी के भाई ने सोचा। इसलिए बीरबल को रानी के कक्ष में बुलाया गया। रानी ने बीरबल को सारी कहानी सुनाई और उनसे कोई रास्ता निकालने का अनुरोध किया ताकि बादशाह अपना आदेश वापस ले ले। क्या उसने तुमसे कहा था कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज अपने साथ ले जाओ? बीरबल ने पूछा। हाँ, उसने ऐसा किया, रानी ने उत्तर दिया। लेकिन इससे अधिक कीमती और महत्वपूर्ण क्या है, एक विवाहित महिला को अपने पति से भी ज्यादा प्रिय? और खुले तौर पर मैंने सुना। बिल्कुल, बीरबल ने कहा। तुम्हें अपने पति को अपने साथ ले जाना चाहिए। तब बीरबल ने रानी को अपनी योजना सुनाई और उसे आगे बढ़ने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए कहा। योजना के अनुसार नींद लाने वाली दवा को थोड़ा सा मिलाया जाना था, एक पेय के साथ, और सम्राट को पेश किया। रानी ने तदनुसार मिश्रित पेय मिलाया। एक गिलास शरबत में दवा डालकर बादशाह को देते हुए कहा, मैं जा रही हूं। कृपया मेरे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया यह गिलास शरबत पी लें। बादशाह ने शरबत पी लिया और कुछ देर बाद सोने चले गए। फिर रानी ने अपने सेवकों की मदद से बादशाह को बाहर निकाला। वे मेधावी थे और उसे एक पालकी में रखकर अपने आदमियों को उसे ले जाने का आदेश दिया। रानी अपनी पालकी में बैठ गईं और फिर उनके सभी सैनिक और पालकियां राजमहल से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर स्थित रानी के पिता के घर की ओर चल दीं। बकरी को भगाओ। रानी के पिता अपनी बेटी के अचानक आने पर आश्चर्यचकित हो गए। तभी उनकी नजर पालकी में सो रहे सम्राट पर पड़ी। यह सब देखकर वे अचंभित रह गए और मुश्किल से कुछ बोल पाए। रानी ने अपने पिता को महल में हुई सारी घटना बताई। उसने यह भी बताया कि बीरबल ने ही उसे सलाह दी थी कि बादशाह को नशे की हालत में सुलाकर उसे उठाकर ले जाया जाए। लेकिन जब सम्राट जागेगा तो क्या होगा? रानी के पिता ने कहा, वह तुम्हें अवश्य दंड देगा। रानी ने कहा, अब जब मैं उसे यहां ले आई हूं तो मैं अपने साथ होने वाली किसी भी घटना के लिए तैयार हूं।
सम्राट को अंदर ले जाओ। सम्राट को अंदर ले जाया गया। सम्राट की नींद खुली और वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि वह अपने ससुर के घर में है और रानी उसके पास बैठी है। सम्राट क्रोधित हो गया और चिल्लाया, मुझे यहां कौन लाया है? कौन मेरा सिर कटवाना चाहता है? रानी ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि ऐसा आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात सुन लें। हाँ, एक विवाहित महिला को अपने पति से भी ज्यादा प्रिय और खुले तौर पर मैंने सुना। बिल्कुल, बीरबल ने कहा। तुम्हें अपने पति को अपने साथ ले जाना चाहिए। तब बीरबल ने रानी को अपनी योजना सुनाई और उसे आगे बढ़ने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए कहा। योजना के अनुसार नींद लाने वाली दवा को थोड़ा सा मिलाया जाना था, एक पेय के साथ, और सम्राट को पेश किया। रानी ने तदनुसार मिश्रित पेय मिलाया। एक गिलास शरबत में दवा डालकर बादशाह को देते हुए कहा, मैं जा रही हूं। कृपया मेरे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया यह गिलास शरबत पी लें। बादशाह ने शरबत पी लिया और कुछ देर बाद सोने चले गए। फिर रानी ने अपने सेवकों की मदद से बादशाह को बाहर निकाला। वे मेधावी थे और उसे एक पालकी में रखकर अपने आदमियों को उसे ले जाने का आदेश दिया। रानी अपनी पालकी में बैठ गईं और फिर उनके सभी सैनिक और पालकियां राजमहल से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर स्थित रानी के पिता के घर की ओर चल दीं। बकरी को भगाओ। रानी के पिता अपनी बेटी के अचानक आने पर आश्चर्यचकित हो गए। तभी उनकी नजर पालकी में सो रहे सम्राट पर पड़ी। यह सब देखकर वे अचंभित रह गए और मुश्किल से कुछ बोल पाए। रानी ने अपने पिता को महल में हुई सारी घटना बताई। उसने यह भी बताया कि बीरबल ने ही उसे सलाह दी थी कि बादशाह को नशे की हालत में सुलाकर उसे उठाकर ले जाया जाए। लेकिन जब सम्राट जागेगा तो क्या होगा? रानी के पिता ने कहा, वह तुम्हें अवश्य दंड देगा। रानी ने कहा, अब जब मैं उसे यहां ले आई हूं तो मैं अपने साथ होने वाली किसी भी घटना के लिए तैयार हूं। सम्राट को अंदर ले जाओ। सम्राट को अंदर ले जाया गया। सम्राट की नींद खुली और वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि वह अपने ससुर के घर में है और रानी उसके पास बैठी है। सम्राट क्रोधित हो गया और चिल्लाया, मुझे यहां कौन लाया है? कौन मेरा सिर कटवाना चाहता है? रानी ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि ऐसा आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात सुन लें। हाँ, सच है कि मैं तुम्हें यहां लाया हूं। तुमने मुझे उस चीज को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जो मुझे कीमती लगी और जो मेरे लिए थी। मेरे लिए किसी भी महिला के लिए उसका पति सबसे कीमती होता है। मेरे लिए तुम एक अनमोल व्यक्ति हो और साथ ही तुम मेरे लिए सबसे प्यारे हो। सोने या हीरे की कोई भी मात्रा मुझे उतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी तुम्हारा प्यार और साथ दे सकता है। मैंने केवल तुम्हारे आदेशों का पालन किया है। जब मैं महल से बाहर निकला तो मैं अपने साथ कुछ ऐसा ले गया जो मेरे लिए सबसे कीमती था। बादशाह ने तुरंत अनुमान लगा लिया और समझ लिया कि इस विचित्र व्यक्ति को किसी ने इस तरह से काम करने के लिए सिखाया है, और यह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है जिसने रानी को इस तरह की चाल चलने का सुझाव दिया हो। उन्होंने पूछा, क्या बीरबल ने ही आपको मुझे सोने के लिए भेजने और यहां लाने की सलाह दी थी? रानी ने कहा, हाँ। तुम और तुम्हारा भाई हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करते रहे हो, फिर भी संकट के समय में उसी ने तुम्हारी मदद की है। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। वहां एक दिन रुकने के बाद सम्राट और रानी राजधानी लौट आए। रानी के भाई को भी शाही माफी दी गई और चेतावनी दी गई कि वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। भाई और बहन दोनों ने रानी की इज्जत बचाने में समय पर की गई मदद के लिए बीरबल को धन्यवाद दिया। सोमवार इस्चिया बिस 14 ऑफ फिलस टू न्यू ये एवलेमेंट प्रोम्स। जानवरों के बिना एक जंगल का आनंद। स्मित्सरटनी। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब भी दरबार में काम का दबाव अधिक होता तो वह अवकाश लेकर राजधानी से बाहर जंगल में कुछ समय बिताने चले जाते, जानवरों का पीछा करते और उनका शिकार करते। सैकड़ों लोग ढोल बजाते हुए जंगल के एक हिस्से को घेर लेते और जानवरों को बादशाह की ओर हाँकते। अकबर अपने हाथी की पीठ पर सुरक्षित बैठकर उनका शिकार करते। वह जानवरों पर अपने भाले या धनुष बाण से निशाना साधते।
अकबर एक ही दिन में कई जानवरों को मार देते। जब दूसरे लोग बादशाह की निशानेबाजी की तारीफ करते तो बीरबल चुप रहते। उन्हें यह पसंद नहीं था कि बादशाह बिना सोचे समझे जानवरों को मार डालें। उन्हें उन जानवरों पर तरस आता था जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और इंसान हमेशा ऐसे असहाय जानवरों को मारने में आनंद लेते थे। बीरबल को शिकार के लिए अकबर के साथ जाना पसंद नहीं था, लेकिन अकबर हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि बीरबल भी उनके साथ शिकार के लिए जाए। एक दिन अकबर जंगल में हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। बीरबल हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। एक और हाथी। अकबर हमेशा की तरह शिकार कर रहे थे और उन्होंने बीरबल को आदेश दिया था। इस बार बीरबल के दिमाग में एक विचार आया। अचानक अकबर ने देखा कि बीरबल अपने घोड़े से उतर गया है। हाथी। बीरबल कहाँ है? अकबर ने अपने अंगरक्षक से पूछा। अंगरक्षक ने एक पेड़ की ओर उंगली उठाई। वह वहां एक पेड़ के नीचे खड़ा है, महाराज, अंगरक्षक ने कहा। अकबर ने पूछा, वह पेड़ पर क्या देख रहा है? ऐसा लगता है कि वह पक्षियों को देख रहा है। बीरबल, इधर आओ, अकबर ने पुकारा। जब बीरबल पहुंचे तो बादशाह ने उनसे पूछा, तुम पेड़ पर क्या देख रहे थे? पक्षियों को, महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया, मैं पक्षियों की चहचहाहट सुन रहा था। तुम्हारी खिचड़ी कहाँ है? अकबर से पूछा। बीरबल खड़ा हुआ और चुपचाप अपनी उंगली से तख्त के ऊपर की ओर इशारा किया। पेड़ पर एक बड़ा बर्तन लटका हुआ था। अकबर और सभी दरबारियों ने बर्तन को देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं। यह क्या है? अकबर गुस्से से पागल हो गया। हम भूखे हैं और तुम हमें इस ऊंचे पेड़ पर बंधा एक बड़ा बर्तन दिखा रहे हो। मुझे खेद है, महाराज, बीरबल ने कहा। मुझे लगता है कि आपको कुछ और समय तक इंतजार करना होगा। मैंने बर्तन में चावल, दालें, प्याज और लहसुन सब डाल दिया है। कृपया खुद ही देख लीजिए कि मैं आग में बहुत सारी लकड़ियां और टहनियां डाल रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है। बर्तन और आग के बीच लगभग 10 गज का अंतर है। अकबर ने कहा, इतनी ऊंचाई पर लटके बर्तन तक गर्मी कैसे पहुंच सकती है? मुझे लगता है कि जमीन पर जल रही आग की गर्मी बर्तन तक पहुंच रही है, बीरबल ने कहा। अकबर गुस्से से चिल्लाया, तुम बेतुकी बातें कर रहे हो। माफ कीजिए महाराज, बीरबल ने कहा। अगर ठंडे पानी में खड़ा एक गरीब ब्राह्मण महल में 100 गज की दूरी पर जल रही रोशनी से गर्मी पा सकता है, तो यह बर्तन भी केवल 10 गज की दूरी पर जल रही आग से गर्मी पा सकता है। अब मैं तुम्हारी बात समझ गया, बीरबल, बादशाह ने कहा। मुझे उस गरीब ब्राह्मण के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए थी। मुझे वाकई बहुत खेद है। मैं उस ब्राह्मण को 2000 सोने के सिक्के देने का वादा करता हूं। उसे मेरे पास भेजो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे होश में ला दिया है। बीरबल इस बात से खुश थे कि ब्राह्मण को उसका इनाम मिलेगा, जिसे बादशाह ने स्वयं दोगुना करके 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी थीं। कृपया मेरे साथ घर के अंदर आइए, बीरबल ने कहा। मैंने आपके खाने का इंतजाम कर दिया है। यहाँ कई स्वादिष्ट व्यंजन और खिचड़ी भी है। वे सभी हंसे और दोपहर के भोजन के लिए बीरबल के पीछे उसके घर में चले गए। विज्ञापन। 17 सोने का सिक्का। दिल्ली शहर में 2 व्यापारी रहते थे। उनका घी का कारोबार था। उनकी दुकानें एक दूसरे से काफी नजदीक थीं। एक बार एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से 1000 सोने के सिक्के उधार लिए, लेकिन बाद में उसने उधार लिए गए पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। दूसरा व्यापारी बादशाह अकबर के दरबार में गया और शिकायत दर्ज कराई। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने प्रत्येक व्यापारी से अपना बयान देने को कहा। वादी ने कहा, इस व्यापारी ने मुझसे 1000 सोने के सिक्के उधार लिए थे। अब वह पैसे वापस करने से इनकार कर रहा है। आरोपी व्यापारी ने कहा, नहीं साहब, यह झूठ है। वह मुझसे ईर्ष्या करता है और इसलिए मुझे झूठे मामले में फंसाना चाहता है। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को मामले में फैसला सुनाने के लिए 10 दिन बाद दरबार में आने को कहा। फिर बीरबल ने 10 बर्तन मंगवाए, जिनमें से प्रत्येक में 20 सेर घी भरा था।
सभी बर्तनों में से केवल 2 में उसने एक एक सोने का सिक्का रखा। इसके बाद उसने शहर के सभी घी व्यापारियों को बुलाया। दोनों व्यापारी भी आए। उसने उनमें से प्रत्येक को घी का एक बर्तन दिया और कहा, इनमें से प्रत्येक बर्तन में 20 सेर घी है। इसे घर ले जाओ और घी की गुणवत्ता की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद इसकी कीमत तय करो। उसने जानबूझकर सोने के सिक्कों से भरे 2 बर्तन वादी और अभियुक्त को दे दिए। व्यापारी डिब्बे अपने घर ले गए। फिर उन्होंने घी को अलग अलग तरह से परखा और उसका बाजार मूल्य तय किया। उन्हें अपने अपने डिब्बे में एक सोने का सिक्का मिला। जिस व्यापारी ने अदालत में अपील की थी, वह ईमानदार था। उसने सोने का सिक्का लौटा दिया। लेकिन दूसरे व्यापारी ने कंटेनर से सोने का सिक्का निकालकर अपने बेटे को दे दिया। तय दिन पर सभी व्यापारी अपने घी के बर्तन लेकर बादशाह के दरबार में आए। बीरबल ने आरोपी व्यापारी के बर्तन की सावधानीपूर्वक जांच की। उन्होंने पाया कि घी की मात्रा कम हो गई थी। जब उन्होंने इसके बारे में पूछा, तो आरोपी व्यापारी ने कहा, महाराज, गर्म करने के कारण घी की मात्रा कम हो गई है। क्या ऐसा है? तो उस स्थिति में मैं अन्य घी के बर्तनों की भी जांच करूंगा, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल अंदर गया और अपने नौकर से कहा, उसके घर जाओ। आरोपी को पकड़ो और अपने बेटे से कहो कि वह सोने का सिक्का लेकर अदालत में आए। उसका जल्द ही आरोपी व्यापारी का बेटा गोले का सिक्का लेकर दरबार में आया। बीरबल ने उससे पूछा, घी के बर्तन में जो बाकी 5 सोने के सिक्के थे, वे कहाँ हैं? हमें कंटेनर में केवल 1 सोने का सिक्का मिला, 5 नहीं, ऐसो ने उत्तर दिया। बेटे की बात सुनकर बीरबल ने आरोपी व्यापारी की ओर मुड़कर कहा, यदि तुम मुझसे 1 सोने का सिक्का ठग सकते हो, तो बहुत संभव है कि तुमने वादी को भी ठगा हो। इस संबंध में तुम्हें क्या कहना है? व्यापारी के पास अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह बीरबल के सामने झुका, क्षमा मांगी और वादी को सभी 1000 सोने के सिक्के लौटा दिए और बीरबल को 1 सोने का सिक्का भी लौटा दिया जो उसने बर्तन से चुराया था। 19 कवि और अमीर आदमी। एक अमीर आदमी वहां उसके लिए कविताएं लिखीं और आशा व्यक्त की कि अमीर आदमी उसे एक प्यारा सा पोम इनाम देगा। मेरे प्यारे कवि, मैं बहुत खुश हूं कि कल आने वाला स्वस्थ आदमी एक महान व्यक्ति था। मैं वास्तव में आपको खुश कर दूंगा। अगले दिन अच्छा इनाम पाने की आशा में कवि खुशी खुशी घर लौट आया। अगले दिन वह धनी व्यक्ति के घर गया। वहां धनी व्यक्ति ने कहा, आदरणीय कवि, जिस तरह आपने अपनी कविताएं सुनाकर मुझे प्रसन्न किया है, उसी तरह मैंने भी आपको आज आमंत्रित करके आपको प्रसन्न किया है। जैसे आपने मुझे कुछ नहीं दिया, उसी तरह आपको भी कुछ नहीं मिला। अब क्या इससे हमारा हक नहीं बनता? क्यों बेगोरो? बीरबल और बच्चा 290910 इल्मा इस्चिया विबुल सोमनेव प्रिवी। एक दिन बीरबल दरबार में बहुत देर से आए। जब बादशाह ने इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा, मैं क्या करूं महाराज? मेरे बच्चे आज रोने लगे और क्या कारण है कि उन्हें दरबार में नहीं जाना चाहिए? बड़ी मुश्किल से हम उन्हें समझा पाए कि यह बहुत मुश्किल है कि दरबार में जाने में बहुत समय बर्बाद हो, इसलिए देर से जाएं और दरबार में देर से आए। बादशाह बीरबल के बहाने से संतुष्ट नहीं हुए और बोले, बीरबल, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। बच्चों को शांत करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसलिए इसमें इतना समय लगने का कोई कारण नहीं है। बीरबल हंसे और बोले, महाराज, बच्चों को डांटना आसान है, लेकिन उन्हें शांत करना आसान नहीं है। उन्हें कुछ समझाना बहुत कठिन है। 1299-2929 सम्राट ने कहा, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। किसी भी बच्चे को मेरे सामने लाओ और मैं दिखाऊंगा कि यह कितना आसान है। तब बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार करूंगा और आप स्वयं को मेरा पिता मानकर मुझे शांत करने का प्रयास करें। देखते हैं। फिर बीरबल एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, सम्राट की ओर इशारा करते हुए और एक छोटे बच्चे की तरह खेलते हुए दरबार में दौड़ने लगे। बच्चे को देखकर उसने अपनी पगड़ी फेंक दी। अंत में वह सम्राट की गोद में बैठ गया और अपनी मूंछें नोचने लगा। बादशाह ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। अच्छा लड़का बनो
लेकिन बीरबल जोर जोर से रोने लगा। फिर बादशाह ने कुछ मिठाइयां मंगवाईं, लेकिन बीरबल फिर भी रोता रहा। सम्राट को गुस्सा आया, लेकिन अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम खिलौनों से खेलना चाहते हो? ये लो, ये खिलौने ले लो। लेकिन बीरबल ने रोते हुए कहा, मुझे एक गन्ना चाहिए। विज्ञापन। लेकिन बीरबल ने खुदाई की। बादशाह मुस्कुराए और एक गन्ना लाने का आदेश दिया। जल्द ही पहरेदारों ने गन्ने का एक ढेर ला दिया। रोना बंद करो, मुझे एक बड़ा गन्ना छोटे टुकड़ों में कटा हुआ चाहिए। तब सम्राट ने पहरेदारों से कहा कि वे गन्ने को छोटे टुकड़ों में काट लें। और भी जोर से रोते हुए बीरबल ने कहा, नहीं, पहरेदारों को नहीं, तुम स्वयं इसे टुकड़ों में काट दो। सम्राट इस समय तक बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन उसके पास गन्ना काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने गन्ने के टुकड़े बीरबल के सामने रख दिए और कहा, अब इन्हें जल्दी से खा लो मेरे बेटे। लेकिन बीरबल ने अपनी बचकानी मांग जारी रखी और कहा, मुझे तो पूरा गन्ना चाहिए था। बादशाह ने ढेर में से एक पूरा बेंत निकाला और बीरबल को देते हुए कहा, यह लो और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल ने रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं, मुझे इन छोटे टुकड़ों से एक पूरा गन्ना चाहिए। अरे मूर्ख बच्चे! यह संभव नहीं है। सम्राट बहुत नाराज हुआ। लेकिन बीरबल रोता रहा। आखिरकार बादशाह ने अपना आपा खो दिया और कहा, अब अगर तुम रोना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बहुत जोर से थप्पड़ मारूंगा। अब बीरबल उठकर हंसते हुए बोला, अरे नहीं, मुझे मत मारो महाराज। क्या अब आपको एहसास हुआ कि एक बच्चे की सनक को संतुष्ट करना कितना मुश्किल है? बादशाह ने बीरबल के विचारों से सहमति जताते हुए कहा, हाँ, रोते हुए बच्चे को चुप कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 22 वर्तमान, भूत और भविष्य। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। प्रश्न थे 1, वह क्या है जो आज मौजूद है और बाद में भी रहेगा? 2, वह क्या है जो आज अनुपस्थित है और बाद में भी रहेगा? 3, वह क्या है जो आज मौजूद है लेकिन बाद में अनुपस्थित हो जाएगा? उत्तर उपयुक्त उदाहरणों के साथ दिए जाने थे। इन कठिन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, सिवाय बीरबल के, जिन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, आपके सवालों के सही जवाब जानने के लिए यह आवश्यक है कि आप और मैं दोनों शहर का दौरा करें। फिर बादशाह और बीरबल ने साधुओं का वेश धारण किया और शहर के बाजार में चले गए। बाजार में वे दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों के लिए मदरसा बनवाने के लिए 1000 रुपए चाहिए। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि वह पैसे साधुओं को दे दे तो बीरबल ने आगे कहा, तुम्हारे पैसे लेते समय मैं तुम्हारे सिर पर जूते मारूंगा, क्योंकि मैं तुमसे 1 भी रुपया लूंगा। दुकानदार के नौकर यह बात सुनकर क्रोधित हो गए और बीरबल को पीटने के लिए आगे आए। लेकिन दुकानदार ने उन्हें चुप रहने को कहा और कहा, मैं पिटाई खाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मुझे भरोसा हो कि मेरे द्वारा दिया गया पैसा किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इतना कहकर दुकानदार ने अपना सिर नीचे किया और बीरबल से जूते मारने को कहा। बीरबल और बादशाह दोनों बिना कुछ कहे दुकान से चले गए। वे साथ साथ चलते रहे और रास्ते में बीरबल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देखा महाराज, इसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसे हैं और उसकी नेकनियति उसे कल इनाम दिलाएगी। पूछने पर ऊटपटांग जवाब दे रहे थे। बीरबल को अब अच्छा मौका हाथ लगा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है, तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं, क्योंकि यह बात सच है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है, इसलिए मैंने आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, तभी मैंने आपके तीसरी बार पूछने पर कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही वह मस्त हाथी की तरह झूमने लगता है, इसलिए मैंने कहा कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे के समान व्यवहार करने लग जाता है। उसके ऊपर बोझा भी लाद दो और चाहे जहां लेकर चल दो, इसलिए मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला, इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है, इसीलिए आखिर में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। यह सुनकर बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए।
शराब की बातें चल रही थीं, इसलिए उसी वक्त बादशाह को शराब पीने की तलब महसूस हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज शराब पीने का था। जैसे ही वह अपने उस कक्ष में गए जहां शराब रखी थी, उन्होंने देखा कि वहां की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और शराब की बोतल भी वहां से गायब है। बादशाह सारा माजरा समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है कि मैं शराब पीता हूं और वह शराब की बोतल मेरे ही कक्ष से उठाई गई थी। उसी क्षण और उसी दिन से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया। व्यक्ति को कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। 12 किसके पाव सुंदर? बोरबल फौरन हो बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर हैं, क्योंकि यदि उनके पैर ही न होते तो आपके पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? गर्मियों के दिनों में बादशाह अकबर अक्सर अपनी रानियों के साथ बाग में घूमने जाया करते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह ने अपने पैरों में जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थी। बेगम अपने पैरों को देख देखकर इतरा रही थीं, क्योंकि उनके मुकाबले में बादशाह के पैर उतने खूबसूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, महाराज, मेरे पाँव आपके पाँव से ज्यादा सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। इस प्रकार दोनों में अपने अपने पैरों को सुंदर बताने पर बहस हो गई। धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनानखाने की नौकरानियां तक वहां आ गईं। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके नौकरानियों से पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके पैर अधिक सुंदर हैं? इस सवाल को सुनकर नौकरानियां सोच में पड़ गईं कि क्या जवाब दिया जाए। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता और उन्हें दंडित भी कर सकता था। इस दुविधा में वे सभी कुछ कह नहीं पा रही थीं। 52 किसके पाँव सुंदर? संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर किसके हैं? बीरबल ने पूछा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर है, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके सुंदर पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी भरी बातों की हेराफेरी से समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमाफिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थी, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर दोनों के पैर सुंदर बता दिए। वह भी प्रसन्न हो गईं। सबको चुप देखकर बादशाह ने एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से सबके सामने तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से कहीं न जाकर केवल वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अभी लाता हूं जहांपनाह। लेकिन वह अपनी जगह से कहीं न हिला, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। किसके पाँव सुंदर? 53 बोरबल सारा माजरा समझ गए। वह तुरंत हो बोले, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसकी हरकतों से प्रतीत होता है कि उसकी देने की नियत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह को अत्यधिक क्रोध आया और वे तिलमिलाकर बोले, बीरबल, तुम जबान संभालकर नहीं बोल सकते? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बेअदबी क्यों कर रहे हो? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने मुझे किस चीज के जोड़े देने को कहा है? बादशाह ने कहा, मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे, फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते का अर्थ तो आपने ही लगाया है। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सामने न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी, इसके साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। अतः बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था।
जिसके बारे में जैसी सोच होती है वह वैसा ही नजर आता है। 66। जिद्दी बेटा। जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलकों को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लाचार होकर मैंने उसे बताया कि टूटा गन्ना दोबारा नहीं बन सकता। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की विवशता समझ गए। बालहठ पूरा करना संभव नहीं है। 14। मूर्ख कौन? बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 अशर्फिया दिलवा दो, बस फिर क्या था। वहां तो आज्ञा की देर थी। बादशाह अकबर और बीरबल में कुछ न कुछ मंत्रणा चलती रहती थी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में कौन लोग चतुर होते हैं और कौन लोग मूर्ख होते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मुल्ला मूर्ख कैसे हो सकते हैं। जहांपनाह, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और बीरबल के हुक्म से गांव के प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अनुरोध किया, जहांपनाह, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनिए। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर सम्मानपूर्वक बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। 62। झक मार रहे हैं। बीरबल का उत्तर समझकर बादशाह अकबर मुस्कराए और कहा, यह तो तुमने खूब अच्छी बात कही, पर उस हिमाकत करने वाले को मिठाई क्यों खिलानी चाहिए। बीरबल ने विश्वास के साथ निवेदन करते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपकी दाढ़ी नोचने वाले प्यारे नन्हे मुन्ने शहजादे या शहजादी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बीरबल के जवाब को सुनकर सब दरबारी दंग रह गए। शिक्षा। किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए और बच्चों को सजा नहीं बल्कि प्यार देना चाहिए। 16। बादशाह का नाखून। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसके लगाने से सिर्फ 5 दिन में नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी भी बेअसर नहीं होगी। लेकिन मैं जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उन्हें मंगवा दीजिए। एक बार युद्ध करते समय एक बादशाह का अंगूठा कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका इलाज कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छे इलाज से इतना हो गया कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नाखून नहीं आ पाया। बादशाह ने क्रोध में आकर सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम इस जेल से कभी नहीं छूटोगे। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया। यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर नाखून की औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डरे हुए थे। बहुतों ने तो वैद्य का काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया और देश में चिकित्सा अव्यवस्था फैल गई। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक अकबर बादशाह के पास पहुंची। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इस सपा का हल पूछा। 22। वर्तमान, भूत और भविष्य। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। प्रश्न थे 1। वह क्या है जो आज मौजूद है और बाद में भी रहेगा? 2. वह क्या है जो आज अनुपस्थित है और बाद में भी रहेगा?
3 वह क्या है जो आज मौजूद है लेकिन बाद में अनुपस्थित हो जाएगा? उत्तर उपयुक्त उदाहरणों के साथ दिए जाने थे। इन कठिन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय बीरबल के, जिन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, आपके सवालों का सही जवाब जानने के लिए यह आवश्यक है कि आप और मैं दोनों शहर में जाएं। फिर बादशाह और बीरबल ने साधुओं का वेश धारण कर शहर के बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में वे दोनों एक दुकान में घुसे। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें 1000 रुपये चाहिए। बच्चों के लिए एक मदरसा बनाने का प्रस्ताव है। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि वह पैसे साधुओं को दे दे तो बीरबल ने आगे कहा, तुम्हारे पैसे लेते समय मैं तुमसे जो भी छोटा रुपया लूंगा उसके लिए तुम्हें जूतों से मारूंगा। दुकानदार के नौकरों को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और वे बीरबल को पीटने के लिए आगे आए। लेकिन दुकानदार ने उन्हें चुप रहने को कहा और कहा, मैं यह दंड लेने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मुझे यह आश्वासन दिया जाए कि मेरे द्वारा दिया गया धन किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। इतना कहकर दुकानदार ने सिर नीचे किया और बीरबल से जूते मांगते हुए पूछा। बीरबल और बादशाह दोनों कुछ कहते हुए दुकान से चले गए। वे साथ साथ चल दिए और रास्ते में बीरबल चुप हो गया और बोला, देखा महाराज, इसका मतलब है कि दुकानदार को आज पैसे मिलेंगे और उसकी नेक नियत उसे इनाम दिलाएगी। 43 बीरबल की सलाह। एक दिन बीरबल अपने घर के बाहर बैठकर पान चबा रहे थे। तभी उनकी नजर बादशाह के एक नौकर पर पड़ी जो सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। बीरबल ने उसे आवाज दी, अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? और इतनी जल्दी में क्यों हो? सेवक ने कहा, महाराज ने मुझे 2 सेर चूना लाने को कहा है। बीरबल को कुछ संदेह हुआ और उसने पूछा, बादशाह ने जब तुम्हें चूना लाने को कहा था तो उस समय क्या कर रहे थे? खाने के बाद मैंने महाराज को एक पान दिया। उन्होंने उसे अपने मुंह में डाला और तुरंत मुझे 2 सेर चूना लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मूर्ख, तुमने ही उनके पान में अधिक चूना डाल दिया होगा और बादशाह का मुंह जल गया होगा। इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए उन्होंने तुमसे 2 सेर चूना लाने को कहा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हें इसे खाने पर मजबूर करेंगे। जैसे ही यह तुम्हारे पेट में पहुंचेगा, तुम मर जाओगे। नौकर बुरी तरह डर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने पूछा। बीरबल ने कहा, देखो, घबराओ मत। जैसा मैं कहूं वैसा करो। देखो, मक्खन चूने का मारक है। मक्खन और चूने को बराबर मात्रा में मिला दो और चूना अपना असर खो देगा। इसलिए 1 सेर मक्खन में 1 सेर चूना मिला दो और फिर इसे बादशाह के पास ले जाओ। नौकर ने बीरबल के कहे अनुसार काम किया। बीरबल ने जो कहा था वह सच निकला। बादशाह ने नौकर से कहा कि वह सारा चूना खा ले। नौकर ने पूरा चूना खा लिया। लेकिन फिर भी वह अगले दिन अपने तय समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। सम्राट उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित हुआ और यह तथ्य कि वह अभी भी जीवित था उसके क्रोध को और भड़का दिया। 9 रेत को चीनी से कैसे अलग करें? एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का एक बर्तन लिए हुए दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, उस बर्तन में क्या है? महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है, दरबारी ने उत्तर दिया। किस लिए? अकबर ने फिर पूछा। माफ कीजिए महाराज, दरबारी ने कहा। हम बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग करके दिखाए। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें रेत को घुलाए बिना उसमें से चीनी को अलग करना होगा। यह बहुत आसान है, महाराज, बीरबल ने कहा। यह तो बच्चों का खेल है। बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। बीरबल बगीचे में गए और रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के तने के चारों ओर जमीन पर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, कल तक हमें परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि वहां सिर्फ रेत के कण पड़े थे। चीनी के कण पास की चींटी के टीले की असंख्य चींटियां अपने साथ ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कण अपने टीले पर ले जाने में व्यस्त दिख रही थीं।
एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई? अलग हो गए, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। वे सब हंस पड़े। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों का पीछा करते हुए उनके घरों में चले जाइए, सम्राट ने कहा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। सारी सृष्टि। अकबर बीरबल की कहानियां। 9। रेत को चीनी से कैसे अलग करें? एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का एक बर्तन लिए हुए दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, उस बर्तन में क्या है? महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है, दरबारी ने उत्तर दिया। किस लिए? अकबर ने फिर पूछा। माफ कीजिए महाराज, दरबारी ने कहा। हम बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग करके दिखाए। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें रेत को घुलाए बिना उसमें से चीनी को अलग करना होगा। यह बहुत आसान है, महाराज, बीरबल ने कहा। यह तो बच्चों का खेल है, बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। बीरबल बगीचे में गए और रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के तने के चारों ओर जमीन पर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, कल तक हमें परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि वहां सिर्फ रेत के कण पड़े थे। चीनी के कण पास की चींटी के टीले की असंख्य चींटियां अपने साथ ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कण अपने टीले पर ले जाने में व्यस्त दिख रही थीं। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई? अलग हो गए, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। वे सब हंस पड़े। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों का पीछा करते हुए उनके घरों में चले जाइए, सम्राट ने कहा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। 10। एक जादुई धुन में। आली जहा, मैं अपनी बहन को लेने नहीं, एक विनती लेकर आया हूं, बादशाह ने कहा। फरमाइए, पूरी तरह से आपकी विनती को सुना जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक बार आपने कहा था कि अगर बीरबल जैसी काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक, हम आज भी यही कहते हैं। साले साहब ने गर्व भरे अंदाज में कहा, जहांपनाह, मेरी परीक्षा ले लीजिए। अगर मैं खरा उतरूं तो मुझे बीरबल के पद पर चुन लीजिए। बादशाह अपने साले की बात सुनकर थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो हम यह विश्वास दिलाते हैं कि आपको दीवान का पद दे देंगे। उसी समय बादशाह ने कुछ विचार करते हुए अपनी कनीज को कोयले की डली लाने का हुक्म दिया। वह कनीज कोयले की डली को एक बहुत ही सुंदर रकाबी में रखकर बादशाह के सामने उपस्थित हुई। बादशाह वह कोयले की डली अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले की डली को 10,000 अशरफी में किसी को भी बेच आए तो हम आपको बीरबल से ज्यादा होशियार समझेंगे। यही आपकी परीक्षा है। बादशाह की बात सुनकर साले साहब बड़े असमंजस में पड़ गए और अपने घर चले गए। वह मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले के बदले तो कोई एक अशरफी भी नहीं देगा। भला यह 10,000 अशरफी में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए ही ऐसी योजना बनाई है। लेकिन बीरबल भी इस कोयले को 10,000 अशरफी में बेच